नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर तक हम 1991 से 1999 तक के पॉलिटी के PYQs कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम करेंगे उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स परीक्षा 2000 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, शासन एवं राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस 63 नंबर से स्टार्ट हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का वो है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 15, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 16 एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 19। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका आंसर खुद दीजिए। देखिए, इसमें 2 करेक्ट आंसर हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी पढ़ाया जाता है, समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15 ऑप्शन नंबर बी एंड आर्टिकल 16 ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों आर्टिकल्स राइट टू इक्वालिटी या समानता के अधिकार में आते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 19, ये स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में आता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो एक डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकता है कि कुछ आर्टिकल्स में जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं। तो वो फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19, और 2 आर्टिकल और हैं 29 एंड 30। ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए देते हैं, जबकि जो आर्टिकल 14 है ऑप्शन नंबर ए, वो सिटीजन तथा फॉरेनर दोनों को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन अप्रोच कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसके 2 करेक्ट आंसर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हाल ही में जारी की गई कोई सूचना। तो सन 2000 में हाल में कोई सूचना जारी की गई होगी, तो वो उस वक्त का करंट अफेयर्स रहा होगा और इसलिए पेपर में पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन की आज के परिदृश्य में एग्जाम में यूटिलिटी को देखा जाए तो इस क्वेश्चन की कोई भी यूटिलिटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया सिर्फ उस टाइम के लिए ही रेलिवेंट था। आज ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। तो यूपी PCS में क्या एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं है तो लोग फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और फिर देखते हैं अरे पेपर में तो वो आया ही नहीं जो हम पढ़ के आए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में ये पूछा गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स ओ देयर एग्जिस्टेंस टू, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला संवैधानिक प्रावधान, दूसरा संसदीय कानून, तीसरा योजना आयोग की अनुशंसा, और चौथा मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। या पहला ऑप्शन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और फोर्थ रिजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं
तो उसमें इंटर स्टेट काउंसिल्स या अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका मेंशन कहाँ पर है? इनका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक प्रस्ताव। अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? तो इनका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 263 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसमें सिर्फ आर्टिकल 263 याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें याद करनी पड़ेगी। और क्या इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी? कि इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन कौन करता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और इंटर स्टेट काउंसिल्स का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन सेंटर एंड स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब केंद्र तथा राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनल काउंसिल के बारे में, क्वेश्चन नंबर 66। जोनल काउंसिल हैव बीन क्रिएटेड बाय, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। फिर से 4 ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट संसदीय कानून द्वारा, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन सरकारी संकल्प द्वारा, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो जब हम पॉलिटी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं, क्योंकि आज तो हम PYQs कर रहे हैं, तो जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें जोनल काउंसिल के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तब क्या हुआ था? जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, तब जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन भी हुआ था। तो 5 जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया था। 5 कौन कौन सी थी? भारत के सारी दिशाओं में एक एक थी। एक जोनल काउंसिल थी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, उत्तर भारत के लिए। एक थी सदर्न जोनल काउंसिल, दक्षिण भारत के लिए। एक थी वेस्टर्न जोनल काउंसिल, पश्चिम भारत के लिए। एक थी ईस्टर्न जोनल काउंसिल, पूर्वी भारत के लिए। और एक थी सेंट्रल जोनल काउंसिल, केंद्रीय भारत के लिए। फिर सभी राज्यों को अलग अलग जोनल काउंसिल में बांट दिया गया था। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कौन सी जोनल काउंसिल का पार्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को भी किसी जोनल काउंसिल में डाला गया होगा। तो उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोनल काउंसिल का हिस्सा है। इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है, एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है और बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो फिर ये भी याद रखना है कि सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तर प्रदेश के अलावा कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के अलावा MP है, उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ है। 3 राज्य और हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जोनल काउंसिल हैव बीन क्रिएटेड बाय, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि संसद ने ही तो कानून बनाया था। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हमें याद करना है। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि फिर एक जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी फॉर्म की गई। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जिस जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया, उसे किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ही। कौन से सन में? उसे बनाया गया था 1971 में। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट 1971 से उसे बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 67 में तो वही चीज़ पूछी गई है जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन को मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 67 में ये पूछा गया है कि मनी बिल
मनी बिल को क्या कहते हैं? धन विधेयक। मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, बोथ बी एंड सी, बी तथा सी दोनों। तो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि जो धन विधेयक हैं उन्हें आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। और फिर हम पॉलिटी में धन विधेयक की पूरी परिभाषा भी पढ़ते हैं। और इकोनॉमी में भी जब हम बजट पढ़ते हैं तो हम धन विधेयक की पूरी परिभाषा पढ़ते हैं, क्योंकि बजट भी एक धन विधेयक होता है। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह से एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब इकोनॉमी में पढ़ा जाता है। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़नी है तो कमेंट करिएगा, मैं पूरी इकोनॉमी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि धन विधेयक आर्टिकल 110 में डिफाइन करे गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ enacted by Parliament in December 1989, the legal age for a citizen to become adult is। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। तो 1989 में यह कानून बना था, इसमें वयस्क होने की उम्र बताई गई है। तो हम सभी को पता है कि वयस्क होने की उम्र क्या है? वयस्क होने की उम्र है 18 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कानून कब बना था? ये कानून बना था दिसंबर 1989 में। हो सकता है कि PYQ एज इट इज़ शब्दशः पेपर में रिपीट ना हो, शायद ये पूछ लिया जाए कि लीगल एज फॉर अ सिटीजन टू बिकम एडल्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर बाय द पार्लियामेंट। तो इसलिए जितना हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है और उतना नेसेसरी भी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि विच स्टेट डज नॉट हैव रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? और 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो PYQs लोग करके जाते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आया था। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पेपर में पूछी जा चुकी है, वो कभी भी दोबारा पूछी जा सकती है। और PYQ से हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में मेघालय। तो ये जो 2 राज्य दिए गए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, इन तीनों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स किसी के लिए भी लोकसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखने में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इतनी सारी ट्राइब्स हैं, मेघालय में इतनी सारी ट्राइब्स हैं। तो जब पूरे राज्य में ट्राइब्स ही रह रही हैं तो फिर उन ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये याद रखना है कि 2 और राज्य ऐसे हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों को रिजर्वेशन नहीं है। एक है इनके अलावा सिक्किम और एक और है इनके अलावा, वो है नागालैंड। तो सिक्किम और नागालैंड में भी इन दोनों को, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, लोकसभा में रिजर्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70 कि द फर्स्ट स्पीकर against whom a motion of no confidence was brought in the Lok Sabha was। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था
तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्य पर आधारित सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ भी नहीं है इस सवाल में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, BR जाखड़, GV मावलंकर, हुकुम सिंह और KM हेगड़े। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए और फिर करेक्ट आंसर सुनिए और उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, GV मावलंकर। GV मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, और क्योंकि ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे और पहला अविश्वास प्रस्ताव भी इन्हीं के खिलाफ लाया गया था, तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो डेट है, जिस डेट पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UPPCS के पास सवाल थोड़े से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि बहुत रिपीटिशन में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो वो भी थोड़ी ऐसी चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो आसानी से अवेलेबल ना हो, लेकिन PYQ में ये मेंशन है तो इसकी हम डेट भी पढ़ेंगे, और ये डेट इम्पॉर्टेंट भी है। 18 दिसंबर 1946, इस डेट को याद रखना है। इस डेट को भारत के प्रथम स्पीकर GV मावलंकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 70। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, और देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन आज भी रिपीट होते हैं पेपर में, और लोग कहते हैं कि अरे पेपर पता नहीं कैसे बन रहा है, टफ पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 में ये पूछा गया कि द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, और 4 ऑप्शन हैं, संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या जो लाभ का पद है, ये पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग सही से नहीं पढ़ते हैं, और एग्जाम में फिर जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है डिफाइंड बाई, मतलब परिभाषित हुआ है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन तो है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मेंशन जो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट बनाए हैं 1950 और 1951, तो 1951 में है। लेकिन क्वेश्चन में कहाँ पर मेंशन है ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पर परिभाषित है, डिफाइंड कहाँ पर है। तो डिफाइंड तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में ये पूछा गया है कि सीट्स एलोकेटेड टू उत्तर प्रदेश इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर द सम टोटल ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो ये भी एक तथ्यात्मक सवाल है। हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीट्स आवंटित हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-3 साल पहले भी, 1996 या 1997 में ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। तो उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीटें मिली हुई हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को हैं 11, और मध्य प्रदेश को भी हैं 11, तो 11-11 हो गया 22, तो योग 31 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश के पास सीट्स हैं 11, तमिलनाडु को जो सीट्स अलॉटेड हैं वो सीट्स हैं 18, तो 18 और 11 कितना हुआ? 18-11 29 हुआ, वो भी 31 के बराबर नहीं हुआ। फिर है अगला ऑप्शन बिहार एंड गुजरात, तो बिहार को सीट्स अलॉटेड हैं 16 और गुजरात को सीट्स अलॉटेड हैं 11, तो 16-11 27, वो भी 31 के बराबर नहीं हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र को एलोकेटेड हैं 19 और मध्य प्रदेश को एलोकेटेड हैं 11, तो इनका सम भी 30 आया, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिली हुई है तो ये ऑप्शन नंबर D भी सही नहीं हुआ। तो आप पूछेंगे
ऐसी क्या बात हुई कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2000 में, और सन 2000 में फिर मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, बिहार का बंटवारा हुआ बिहार में और झारखंड में, और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो पहले सीटों की संख्या अलग थी और अब सीटों की संख्या अलग है। तो जब सीटों की संख्या पहले अलग थी तो उस समय पर यह सवाल का आंसर कुछ सही रहा होगा, लेकिन आज के परिदृश्य में इस सवाल का कोई भी सही आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज़ क्या है? इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज़ ये है कि हमें सभी राज्यों को, जितने भी राज्य इसमें दिए हैं सारे बड़े राज्य हैं और इम्पॉर्टेंट राज्य हैं भारत के, तो उनका राज्यसभा में कौन सा स्थान है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में, ऐसे क्वेश्चंस अगले प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश को 11 सीट्स अलॉटेड हैं, मध्य प्रदेश को भी 11 हैं, गुजरात को भी 11 हैं, तमिलनाडु को 18 हैं, महाराष्ट्र को एक ज़्यादा तमिलनाडु से 19 हैं और बिहार को 16 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें यह पूछा गया है कि सीट्स एलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल इज द सम टोटल ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसके लिए सबसे पहले तो बिहार को कितनी सीट्स हैं ये पता होना चाहिए। तो बिहार को कितनी सीट्स हैं? बिहार को 40 सीट्स हैं, 40 सीटें। अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है असम और मध्य प्रदेश। तो असम के पास हैं 14 सीट्स और मध्य प्रदेश के पास हैं 29 सीट्स। तो 29 में 14 जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा। फिर अगला ऑप्शन है असम एंड तमिलनाडु। असम के पास है 14 सीट्स और तमिलनाडु के पास है 39 सीट्स। 39 में 14 जोड़ेंगे तब भी 14 ही आएगा। अगला ऑप्शन कर्नाटक है। कर्नाटक में है 28 सीट्स और राजस्थान में है 25 सीट्स। तो ये भी आंसर नहीं आएगा 40। और फिर अगला ऑप्शन है पंजाब। पंजाब में है 13 सीट्स और वेस्ट बंगाल में है 42 सीट्स। तो इसका सम भी 40 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा। तो इसमें भी सेम वही बात है। सन 2000 में जब ये सवाल पूछा गया था तब बहुत सारे राज्यों का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए उन राज्यों को जो सीटें प्राप्त थीं लोकसभा में उस हिसाब से यह क्वेश्चन का आंसर कुछ रहा होगा। लेकिन आज के परिदृश्य में इस क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर, सही उत्तर नहीं है। इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात यह थी कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की कितनी लोकसभा सीटें हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे बिहार के पास 40 हैं, मध्य प्रदेश के पास 29 हैं, तमिलनाडु के पास 39 हैं, असम के पास 14 है, पंजाब के पास 13 हैं, वेस्ट बंगाल के पास 42 हैं, 42। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है और प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल के पास 42 सीट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में ये पूछा गया है कि हु हैज़ कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संचित निधि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका मेंशन है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 266 में इसका मेंशन है। और जब हम पॉलिटी में बजट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी, तो उसमें ये पढ़ते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है संसद को। जब ये संसद यह कानून पास कर देती है कि इतना रुपए सरकार को दिया जाए, तब उस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को वह रुपए दिया जाता है, संचित निधि से धन निर्गम किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में पार्लियामेंट दिया ही नहीं गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव
उपरोक्त किसी का नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में ये पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? और 4 ऑप्शन है 249, 250, 252, 253। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253। और इसे याद करने की एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक कैसे याद करना है? जो ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट्स, तो एग्रीमेंट्स में नंबर ऑफ ई कितने हैं? ई फॉर एलिफेंट, तो ई कितनी बार लिखा हुआ है? एग्रीमेंट्स में ई 3 बार लिखा हुआ है। तो आर्टिकल भी कौन सा है? 253 है। 252, 253, 249, 250, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसकी ट्रिक है ये कि एग्रीमेंट में 3 बार ई है और 3 बार ई होने की वजह से आर्टिकल 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का जो चैप्टर है वो लक्ष्मीकांत से बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ के ही छोड़ देते हैं। और बहुत सारे टीचर्स भी पॉलिटिकल पार्टी पर बहुत फोकस नहीं करते हैं। लेकिन देखिए पीवाईक्यू में सवाल आया है, और सिर्फ इस बार नहीं आया, आगे वाले पेपर्स में आप देखेंगे बहुत बार आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ इट हैज़ स्टेट पार्टी स्टेटस इन एटलीस्ट। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है। कम से कम कितने राज्यों में? यदि कोई भी राजनीतिक दल राज्य स्तर पर 4 राज्यों में दल है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। लेकिन ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है, और उसने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्चुअल क्वेश्चन था, तथ्यात्मक सवाल था। चलते हैं नए सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 77 में 13वीं लोकसभा में कौन से दल को कौन सी सीटें मिली उसके बारे में सवाल पूछा गया है। जो चुनाव 1999 में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस लोकसभा के बारे में अब सीटें याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर अब सवाल आएगा तो आज की जो हमारी लोकसभा है जिसमें एनडीए के पास 240 सीटें हैं और इंडिया अलायंस के पास 232 सीटें हैं, तो उससे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी है, कांग्रेस को कितनी है, बीजेपी को कितनी है। 13वीं लोकसभा के सवाल आने का अब कोई भी औचित्य नहीं है, इसलिए इस सवाल को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सवाल पेपर में नहीं पूछा जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन नंबर 78 में एजर्शन है और रीज़न है। एजर्शन है, कथन है कि देयर इज़ नो स्टेबल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो एजर्शन या कथन तो बिल्कुल सही है। रियलिटी में भी भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। स्थायी दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जैसे अमेरिका में है, वहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है, तो वहाँ पर स्थायी दलीय व्यवस्था है, ये 2 ही पार्टियाँ रहती हैं। लेकिन भारत में नई नई पार्टियाँ जन्म लेती हैं और बहुत सारी पुरानी पार्टियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं। जैसे स्वतंत्र पार्टी थी जब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व नहीं है। वहीं पर कई सारी नई पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, नई पार्टियों ने भी जगह बनाई। तो भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग
नई नई पार्टियों को रिकॉग्निशन देता है। सो देयर इज़ नो स्टेबल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन बिल्कुल सही है। कारण अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये इसका कारण भी सही है, क्योंकि भारत में अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, इसलिए स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। नए नए दल बनते हैं, फिर दल बिगड़ते हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं। लेकिन भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, उसका कारण है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये गलत है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है। स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, ये भी सही है। लेकिन स्थायी दलीय व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में जो संविधान है वो हर ग्रुप को अपनी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल बनाकर अपने विचार रखकर शासन में आने का प्रावधान करता है। तो इसलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में ये पूछा गया है कि द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल कैन बी टर्मिनेटेड बाई। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। पहला ऑप्शन है एडजर्नमेंट द्वारा, स्थगन द्वारा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो स्थगन कर सकता है लोकसभा का, कि आज की कार्रवाई समाप्त होती है और लोकसभा कल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, इस तरह से। तो हाँ, एडजर्नमेंट या स्थगन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है प्रोरोगेशन या सत्रावसान द्वारा। तो हाँ, राष्ट्रपति सत्रावसान भी कर सकता है कि बजट सत्र चल रहा था, आज से ये बजट सत्र समाप्त हुआ, अब जब तक अगली तारीख ना दी जाए तब तक लोकसभा को प्रोरोग किया जाता है, सत्रावसान किया जाता है। तो बजट सत्र के बाद लोकसभा कब मिलेगी? फिर मिलेगी मॉनसून सेशन में। तो ठीक बात है, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर एडजर्नमेंट द्वारा और राष्ट्रपति प्रोरोगेशन या सत्रावसान द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिसॉल्यूशन या विघटन द्वारा। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो लोकसभा का कार्यकाल जब 5 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उसे डिसॉल्व कर देते हैं, उसे विघटित कर देते हैं कि अब नया चुनाव होगा और नई लोकसभा का गठन होगा, नए सांसद चुने जाएंगे। या जब राष्ट्रपति को ये लगे कि स्थायी सरकार किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं चलाई जा सकती, तब भी वह विघटन कर सकते हैं। या किसी प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है और वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश करे कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, तो भी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देते हैं। तो विघटन द्वारा भी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में ये पूछा गया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शंस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। गलत बात। अगला ऑप्शन है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, और फिर अगला ऑप्शन है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो क्वेश्चंस में लिखा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी। तब की जाएगी जब मुख्य न्यायाधीश अपनी सेवा को देने में असमर्थ हो, अपनी ड्यूटी को करने में असमर्थ हो। तो जब एक उदाहरण दिया जा सकता है कि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश को बहुत बुखार आ गया और बुखार की वजह से वह बेहोश हो गए, तो वो अब मुख्य न्यायाधीश का कार्य नहीं कर सकते हैं।
और डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें 1 हफ्ते बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे बनाया जाएगा? इसका निर्धारण राष्ट्रपति उस चीफ जस्टिस से पूछ के थोड़ी करेगा कि मान लीजिए चीफ जस्टिस बेहोश है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं, तो अकेले राष्ट्रपति ही करता है, उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो मैंने जो ये कहानी बताई, इस कहानी से अब आपको हमेशा याद रहेगा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, किसी से कुछ नहीं पूछता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 एडहॉक जजेस के बारे में। एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में सारे जज नहीं, 50% जज छुट्टी पर चले गए, तो अगर 50% जज छुट्टी पर चले गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे होगा? तब एडहॉक जज अपॉइंट करे जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किसकी प्रायर परमिशन से करता है? पहले बात, करता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और किसकी प्रायर अप्रूवल से करते हैं? राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से एडहॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्हेन देयर इज नो कोरम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड एनी सेशंस ऑफ द कोर्ट। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन से अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हमने कवर किए आज हमने कवर किए सन 2000 के पॉलिटी के सारे PYQs UPPCS के पेपर के। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 1991 से 2000 तक की। बिंज वॉच करिए, एक दिन बैठिए 1991 से लगाइए और पूरे 2000 तक। कई बार अगर हम पॉलिटी के PYQ को रिवीजन करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में जब वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो हम आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारे सवाल गलत नहीं होंगे। तो रिवीजन इज़ द की एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अगले लेक्चर में हम करेंगे सन 2001 के पॉलिटी के PYQs UPPCS के पेपर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।